नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। मोदी साहब G7 गए। पहले हमने देखा ही वाज एट साइप्रस। देयर वाज सम वेरी आइकॉनिक इमेजेस जब वहां से साइप्रस से निकली, उसके ऊपर बात करेंगे। बट आफ्टर दैट ही इज गॉन टू कनाडा। कनाडा में ख्यालिस्तानी जैसे मेल्ट डाउन हो रखा है, मतलब इट्स नॉट फनी। जिस तरह का मेल्ट डाउन वहां पर है, मोदी साहब इज गॉन स्ट्रेट स्मैक डैब इनटू द बैटल, जहां पर ऑनेस्टली मैं और पथिकृत भाई दोनों थोड़ा सा वी वर अ लिटिल वरीड अबाउट हिज सेफ्टी, इफ नथिंग एल्स यार। हमारे को एक सेफ्टी का इशू था, बाकी तो हाँ ठीक है। बगर विद G7 इट डजंट रियली मैटर। हैविंग सेड दैट, G7 से दो चार चीजें बाहर निकली हैं कि पहला तो भारत को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। एंड मोदी जी जाते हैं सीधा बैटल ग्राउंड के बीच में ख्यालिस्तानियों से। कनाडा के साथ थोड़ा बहुत रीसेट दिखता है। अदर बायलैटरल्स हैव हैपेंड। तो ये G7 का फंडा क्या है? आप करने क्या गए थे वहां पर? तो यूक्रेन यूक्रेन रो रहे थे, इसराइल ईरान रो रहे थे, आप वहां बीच में बैठे हुए, मतलब नहीं केस। चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं इसका रेलेवेंस क्या है, क्योंकि कुछ तो है। दैट्स व्हाई इंडिया इज आल्सो इंटरेस्टेड इन दीस थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर ने फोन करा, ही एक्चुअली वेंट। वेलकम टू शो भाई। नमस्कार। थोड़ा सा मुझे ड्राउजी दिख रहा है एंड सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आई हैव बीन सिटिंग ऑन टीवी फॉर सुबह से बिकॉज ऑफ द G7 मीट। देखिए, आई एक सेकंड एक सेकंड, ये देख रहे हो ना, मजाक मजाक ऑडियंस को मैं सबसे देख रहा हूँ, बड़े आदमी हैं, बता रहे हैं पहले ही, नहीं, देखो मैं बड़ा हाई लेवल से बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वी आर डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ सर्विस व्हाटएवर वी कैन। सी लेट मी टेल यू, हमने आप और हम दोनों ने एक प्रोग्राम में कहा था कि सिक्योरिटी कारण की वजह से मोदी जी को जाना नहीं चाहिए, एंड दैट वाज आवर पर्सनल ओपिनियन। वी स्टिक टू दैट। क्योंकि इसके बारे में काफी चर्चा कुछ लोग कर रहे हैं। सो लेट मी टेल यू, देयर आर टू रीजन। एक तो सिक्योरिटी कारण है, एंड सेकेंडली बिकॉज ये जितने सारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, मल्टीलैटरल फोरम है, मल्टीलैटरल फोरम के साथ आप एंगेज कर सकते हो। दैट इज अ प्रिंसिपल डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन कि एंगेजमेंट रखेगा। वी रेस्पेक्ट दैट। एंड आई मैं आज सुबह भी मैंने ये कहा था कि एंगेजमेंट रखना बहुत अच्छी बात है, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द, क्योंकि डायनामिक्स आर चेंजिंग। और एंड आई मेरा जो G7 के बारे में या जितने सारे ऐसे मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उसके बारे में जो मेरा स्टैंड था वो है, दीज आर टिपिकली फर्स्ट वर्ल्ड, सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड एंग्लो सैक्सन ग्रुप्स। नाउ बुलाया इसलिए गया था इस कि एंड आई थिंक इट वाज प्रीटी क्लियर इनिशियली, इंडिया वाज रिलक्टेंट टू गो, डिड नॉट वांट टू गो, बट देन देयर वाज अ कॉल दैट केम, एंड वो कनाडा की तरफ से बोला गया कि दे एक्चुअली कॉल्ड अप। कॉल क्यों किया था? तो इसका एक रेलेवेंस मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैं सबको बोलूंगा कि कनाडा का जीडीपी देख लीजिए, $2.1 ट्रिलियन। इंडिया का जीडीपी ऑलमोस्ट $4.2 ट्रिलियन। तो फर्क समझ में आ रहा है ना सबको? नाउ इट इज फॉर देयर ओन क्रेडेंस, जिसको कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी का, कि G7 किस 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 ग्रुप ऑफ 7 डिफाइंड बाय व्हाट पैरामीटर। पर कैपिटा पर के पैरामीटर में करना है तो लक्समबर्ग को बुला लेते। सो जनरली वो बोलते हैं कि इट इज द टॉप 7 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फिर टॉप 7 इकोनॉमी में तो इंडिया आ जाता है, चाइना आ जाता है, फिर वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। नो नो, इट्स अबाउट द रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी। फिर उसमें भी इंडिया सबसे ऊपर आ जाता है। सो देयर इज अ कंपल्शन टू कॉल इंडिया। देयर इज अ कंपल्शन टू कॉल इंडिया। वी आर नॉट पार्ट ऑफ G7 क्योंकि उनका टिपिकली या वेस्टफैलियन वेस्टर्न ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, बट दे नीडेड अस फॉर मेनी रीजंस। ठीक है, बट क्रिटिक्स को जो बोलना है वो बोलेंगे। देखिए, इस तरह के जो फोरम्स है, ग्रुपिंग्स है, उसके साथ द प्रिंसिपल डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज दिस कि दे वुड कंटिन्यू टू एंगेज। सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो इस एंगेजमेंट का होता है वो ये है कि आप जब ऐसे फोरम में जाते हो, ग्रुपिंग्स में जाते हो, आपके जो बायलैटरल मीटिंग्स होता है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मल्टीलैटरल मीटिंग। आपके बायलैटरल्स बहुत सारे होते हैं। इसमें बायलैटरल आपका मेक्सिको के साथ हुआ, इटली के साथ हुआ, कनाडा के साथ बहुत जबरदस्त बायलैटरल हुआ। अब कनाडा के साथ जो बायलैटरल है, इसमें ऐसा नहीं कि सब कुछ हंकी डोरी हो गया, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, ऐसा नहीं है। बट दे हैव टेकन अ स्टैंड। ठीक है, विल टेक वन स्टेप फॉरवर्ड, विल वॉक द माइल टुगेदर, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक एक डिसीजन हुआ है कि हर एक दूसरे के देश में जो बीच में दरार आ गई थी, आई थिंक दे विल अपॉइंट द एम्बेसडर्स अगेन। डिप्लोमेटिक जो कैडर स्ट्रेंथ है कनाडा का, मुझे पता नहीं अब तक, तो वो मुझे नहीं लग रहा कि अभी तुरंत इंक्रीज करने की परमिशन मिल जाएगी, जो लिटरली 1/3 में लाया गया था। बट देयर आर इश्यूज, एंड आई थिंक इंडिया क्लियरली बोला होगा कि आप टेरिटोरियल सोवरेनिटी की बात करोगे या जॉइंट स्टेटमेंट में टेरिटोरियल सोवरेनिटी की शायद जिक्र है, क्योंकि हर चीज तो बाहर आते नहीं है। क्योंकि टेरिटोरियल सोवरेनिटी के बारे में आई एम श्योर समथिंग लाइक दिस मस्ट हैव बीन सेड कि टेरिटोरियल सोवरेनिटी की बात करोगे
तो ये टेरिटोरियल सोवरेनिटी सिर्फ वेस्टर्न देशों की नहीं हो सकता है ना, वो तो इंडिया का भी है। तो वो तो कभी अलाउ थोड़ी करेगा कि कोई इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा के सपोर्ट में वहां पे प्रोसेशन करे, नहीं करेगा। उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बोला जाएगा। बट व्हेन देन यू आर अलाउइंग सर्टेन सेसेशनिस्ट ग्रुप टू डू दिस, सो ये जो है कि यू आर एक्चुअली ड्राइंग द लाइन। ठीक है, आप करो, देन विल सी व्हाट हैपेंस। नाउ G7, अब G7 जिसको ये एक ग्रुपिंग है वेस्टर्न वर्ल्ड के, सो जो अपने आपको फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, बट G7 में भी प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इज व्हाई शायद दिस इज वन ऑफ द रीजन एक रीअलाइनमेंट हो रहा है। अब मैं ये कोई थ्योरी नया नहीं दे रहा हूं, आप देखो जिस तरह से G7 के मीटिंग से ट्रम्प चला जाता है, ट्रम्प को पता है ये प्लान्ड आउट है, ऐसा नहीं कि कोई हड़बड़ी में चला गया, वो प्लान्ड है, वो जाएगा, बोलेगा मैं बिजी हूं, चला जाता हूं। फिर वो जाके वो एक मैक्रॉन के बारे में क्या ट्वीट बनाता है, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली। ठीक है, यूरोप इज वेरी रिलक्टेंट कि यूएस डायरेक्टली इंटरवीन करे इस लड़ाई में, वो करेगा, क्योंकि कल या परसों मोर देन 2 डजन रिवेट जॉइंट KC-135 एंड जो इनके रिवेट जॉइंट्स जो रिकॉनेसाइंस प्लेन्स है, more than 2 डजन, it's unprecedented. तो लार्ज नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस ऑफ F-16, F-35, B-2 जो भी है जा रहा है। बात यह है कि जो काम करना था वो इजराइल से करवा लिया, क्रेडिट थोड़ा लेना है ना, और थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि जो जितना लग रहा है लास्ट जो पुश है वो शायद देगा। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ट्रम्प क्रेडिट लेगा, अगर सक्सेसफुल उतना होता नहीं है तो फिर ब्लेम विल बी ऑन इजराइल। ये होता है, यही होगा बेसिकली। नाउ द इशू इज दिस कि अमंग ऑल दिस दैट इज हैपनिंग मिडल ईस्ट में या यूक्रेन के साथ जो भी लड़ाई चल रहा है उसमें बहुत सारे, उसमें भी पैंतरे है। एक तो पैंतरे ये है कि वेस्टर्न यूरोप का वो जो मैंने वेटिकन और ऑर्थोडॉक्स वाला, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें द वन हु इज सफरिंग इज बेसिकली यूरोप, वेस्टर्न यूरोप। तो मजा तो ले रहा है अमेरिका। तो समवेयर यू विल सी अ रीअलाइनमेंट माइट आल्सो स्टार्ट। और इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक G7 क्या होता है, आपके जर्नी फ्रॉम $4 ट्रिलियन टू $10 ट्रिलियन विल नॉट बी इजी। यू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, नाउ यू रिक्वायर टेक्नोलॉजी। यूरोप एक ऐसी जगह है जिसकी जो पॉलिटिकल क्रेडेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, रेलेवेंस कम हो रही है, पर उनके पास टेक्नोलॉजी है। ये जितने सारे छोटे देशों में जो ईस्टर्न यूरोप के देश में मोदी जी जाते हैं, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, चाहे वो पोलैंड हो, क्रोएशिया हो, ऑस्ट्रिया हो, एंड देन ग्रीस, दीज कंट्रीज रिलेटिवली स्मॉलर है कंपेयर टू फ्रांस, कंपेयर टू जर्मनी, लेकिन उनके कटिंग एज नीश एरिया में टेक्नोलॉजीज है एंड दे आर विलिंग टू कोऑपरेट, शेयर। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। साइप्रस वाला तो अलग ही इशू है। साइप्रस में जाकर मोदी जी ने बोल दिया कि वो तो लक्षद्वीप वाला होता हो गया ना, वहां कोई बोला कुछ नहीं, बट बोल दिया बहुत। भाई तुम किसी के बॉर्डर पे जाके खड़े होके उसका ये अच्छा ये वाला है। हाँ। एंड इंटरेस्टिंगली बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, साइप्रस जो है इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन का वो लेगा। तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए डेस्परेट है अभी यूरोपियन यूनियन, क्योंकि उनके लिए मार्केट बचा कहाँ है। मिडिल ईस्ट विल बी डोमिनेटेड बाय द अमेरिकन्स। रशिया एक मार्केट नहीं है, चाइना के साथ इश्यूज है, चाइना भी मार्केट है उनका, बट दे नीड एन मार्केट। सेकेंडली देयर विल बी अदर थिंग इज दिस कि साइप्रस जो है होता है, साइप्रस इज ऑलमोस्ट इज बेसिकली द लैंडिंग पॉइंट फॉर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये लैंडिंग पॉइंट है। अगर आप ट्रैजेक्टरी और द मैप देखोगे, जहां से वो इंडिया से शुरू करके थ्रू मिडिल ईस्ट जाएगा, साइप्रस। So there are fundamental dimension, very big dimensions, and there is another principal decision of government of India कि यूरोप विजिट का मतलब सिर्फ जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्पेन ये नहीं है। यूरोप में ज्यादातर टाइम ईस्टर्न यूरोप को इंडिया ने इग्नोर किया था। दैट इज अ फॉरेन पॉलिसी डिसीजन दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ चेंजिंग इन द लास्ट 4-5 years। मोदी जी ने ईस्टर्न यूरोप के ऊपर बहुत फोकस किया है। एक तो है कटिंग एज नीश टेक्नोलॉजीज, ठीक है। Poland, Austria, they are critically important in very niche areas, very important. And secondly, many of these Eastern European countries, इनके भी ना, they are looking for two things. First, they look for
कुछ कुछ एरियाज में दे आर लुकिंग फॉर इनोवेशंस फ्रॉम इंडिया एंड दे डोंट वांट एनी स्ट्रिंग्स अटैच, जो हमेशा वेस्टर्न यूरोप स्ट्रिंग अटैच कर देता है, वेस्टर्न यूरोपियन कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया इज गोइंग टू रिप्लेस देम, कोई ये ना समझे। द अदर पार्ट इज दिस, बहुत सारे ये सारे जो देश होता है ना, एक तो इनका एक वोट सबके लिए एक होता है, यूनाइटेड नेशन में हर एक का एक एक वोट ही है। सो वेदर यू गो टू क्रोएशिया और यू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, हालांकि उनका वेटो है वो अलग चीज है, दे हैव सेम नंबर ऑफ वोट, दैट इज वन। द अदर थिंग इज दैट इन एवरी इशू स्मॉलर कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप, इन दे आर, इनको जबरदस्ती हर चीज जो वेस्टर्न यूरोप बोलेगा वही मानना पड़ेगा। सो देर इज अ थोड़ा सा सफोकेशन उनको भी है। इफ दे कैन एक्सटेंड अ हैंड, it doesn't mean कि every alignment is going to change, लेकिन they also get a breathing space। इसका so there is a realignment going on within European Union। It may or may not remain the way structure it is, अगर वो रशिया यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए। there is a realignment between United States and Europe as well। यूरोपियन यूनियन की सुनते नहीं है ट्रम्प, रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में भी देख लो, और ये मिडिल ईस्ट में सुनते ही नहीं है कि किस तरह का ट्वीट किया इसने वो मैक्रोन के खिलाफ। ये तो जलील करना होता है, जलील करना होता है। तो सो इट्स नॉट कि, और वो ट्रेड नेगोशिएशन जो भी ट्रम्प बोलता है वो अपने हिसाब से करता है, दे डोंट लिसन टू द यूरोपियंस। ना यूरोपियंस क्या करेगा, दे लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, रीअलाइनमेंट इस यहां से होता है। नाउ वंस यू हैव डन विद रशिया, ईरान, आपके पास बड़े ताकत बचे कौन है जिनसे आपको लगता है कि बाद में खतरा है फॉर द अमेरिकन पर्सपेक्टिव? दो ही बचते हैं, चाइना एंड योर्स ट्रूली। सो दीज विजिट्स आर इंपॉर्टेंट, बायलैटरल मीटिंग्स आर इंपॉर्टेंट। इन सारे ग्रुपिंग्स के एक्सपेक्ट मत करो, मैंने तब भी बोला था दीज आर ग्रुपिंग्स विच आर, you can engage but don't expect। हाँ, for the time being India will remain engaged with them, that is a principled decision which I respect। एक्सपेक्ट कुछ करोगे नहीं, क्योंकि ये सारे ग्रुपिंग्स जो है ये वही करेगा जो अमेरिका कर रहा है अभी तक के लिए, कम से कम ड्रिवन बाय अमेरिका, कंटेन करने का कोशिश करेगा, दैट इज, बट एट द सेम टाइम आपको ट्रेड भी करना है। सो इट इज लाइक दैट पर्टिकुलर कलीग इन योर कंपनी जो आपको से नफरत करता है, पर फिर सुबह जाके आपको थोड़ा बहुत गुड मॉर्निंग आपको भी बोलना पड़ता है। बायलैटरल मीटिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अब बायलैटरली हर एक के से डील करो, यू विल सी सडनली, यू रियलाइज सडनली जर्मनी, फ्रांस, ये इतने सारे ओवरचर्स क्यों दे रहे हैं? जर्मनी जैसे देश जो इंडिया से बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, दे आर विलिंग टू शेयर टेक्नोलॉजी, दे आर विलिंग टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। क्यों? वेयर इज द रीअलाइनमेंट? बिकॉज in certain ways, not entirely, in certain ways they have been dumped by the Americans, क्योंकि Americans को Trump is a transactional leader, उनको लगता है यूरोप is a liability for him, उसको लगता है कि नहीं है वो अलग चीज। So that is why these meetings are important, and this is a statement of intent for Modi ji as well, which I truly respect। It's a statement of intent। और उसने शायद आज अभी जो न्यूज आ रहा है कि he had a talk with Trump by on the phone call, और बोला कि neither we asked for a trade deal, we did not discuss trade deal, we did not ask for your intervention during Operation Sindoor। ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो वहां रहते तो सबके सामने ही बोलते हैं तो वहां पे उसको पहले चले गए ट्रम्प जी, तो फोन करके बोला गया, दैट न्यूज इज कम, सम ऑफ दिस पोर्टल्स आर कैरिंग इट, डिटेल्स उसके बारे में शायद आदि बाद में बता देंगे। दैट इज बीइंग स्टेटेड वेरी क्लियरली। So it is important, but again I reiterate, you may engage but do not expect। bilaterals were important, large number of small countries will get more importance। जब इंडिया जाता है इस सब जगह पे, it is going as a representative of voice of global south। उसमें धीरे धीरे आप देखोगे बहुत सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ऑफिशियली एंगेज मेंबर नहीं होगा, but they also feel somewhere, smaller European countries literally feel like global south। उनको कोई भाव यूरोपियन यूनियन में वेस्टर्न यूरोप देते नहीं, ठीक है, दे आर लाइक डी फैक्टो सेमी कॉलोनीज, नथिंग मोर देन दैट। एंड आई एम सेइंग इट एज समबडी हु हैज एक्सटेंसिवली ट्रैवल्ड रिसर्च इन यूरोप, मैं ऐसे ही बैठ के नहीं बोल रहा हूँ। सो दैट इज हाउ इट इज। बट यस, अब हमारा जो स्ट्रगल्स है, चैलेंजेस है, इश्यूज है, अपॉर्चुनिटीज है, जैसा था वैसा ही है। पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर वी हैव रियलाइज किस तरह का चैलेंजेस आने वाले हैं। पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर वी हैव रियलाइज किस तरह की कटिंग एज प्रोफिशिएंसी हमारी है, जिसके वजह से चैलेंज आएगा, क्योंकि यू आर नाउ रीचिंग अ क्रिटिकल स्टेज।
post Operation Sindoor, you have become a country with a $4 trillion GDP, जिसने 27 करोड़ लोगों को poverty से निकाला है, 25 crore people out of that from multi-dimensional poverty. You have reached, you have shown your Atmanirbharta, and you also have a long way to go. You require partners selectively in selective areas. In सारे meetings में जाके, you have bilaterals which are very important. Back to you. That is there. You know, one point that I want to stress on is that if you look at, Europe today and India, why अगर आप देख रहे हो, जयशंकर जी spent a lot of time in Europe after Operation Sindoor. He went there post that also. Modi Saab is concentrating in Croatia. Croatia is very important. Abhi, I think he's on the way to Croatia. Croatia is very important. Croatia is sitting in, again, Mediterranean में बैठा है. And एक चीज है, देखिए, यूरोप में अगर आपको घुसना है, you need to have hold in the Mediterranean. And ये चीज जयशंकर जी ने काफी टाइम पहले बोली थी. I think in one of the European dialogues, Mediterranean dialogues, he had mentioned this, that the focus onto Mediterranean has to be concise in the sense आपको वहां पर पहुंचना है, because आपके सारे हर जगह के इंटरेस्ट हैं. अगर आपका ट्रेड उस तरफ जाना है तो वो होगा. उसके अंदर देखिए, अमेरिका का एक डुअल पॉलिसी है. अमेरिका डजंट केयर अबाउट इट, उसको फर्क नहीं पड़ता. बट अमेरिका केयर्स इफ यूरोप ट्रेड्स विद चाइना टू मच, राइट? तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यूरोप से आप हेज कर रहे हो अगेंस्ट अमेरिका, बट अमेरिका कांट से एनीथिंग टू यू बिकॉज ही वांट्स यूरोप टू गेट अवे फ्रॉम चाइना. सो इन अ वे आपके लिए एक बड़ा स्वीट सा स्पॉट है ये बीच में, वेयर यू कैन प्ले अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल गेम. एंड इस टाइम पे अगर आप देखोगे, अमेरिका में ट्रंप ने जो बकवास करी, यूरोप में कहीं से कोई भी पाकिस्तान की बकवास नहीं आई है. They found it very difficult to sell their narrative within Europe, right? So we were able to gain that European narrative, which is normally not with us. हमारे पास नहीं होता वो, right? इस बारी BBC ने बदतमीजी करी, वो सब करा, but it didn't really go to that extent where the American media, for that matter, went. ठीक है, to cover up their own weapon systems and stuff like that. अभी कल तो पाकिस्तान के बारे में फ्रेंच मीडिया ने, फ्रेंच में एक एनालिस्ट है, उसने आके बोल दिया, भैया they've lost 12 एयरक्राफ्ट से ज्यादा, क्या बात करेंगे? तो there's that और also. उसमें उन्होंने वो भी बोला है जो हम लोग बात कर रहे थे. उन्होंने कहा है कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन वाला. अच्छा, anyway, so just to add one point to what you very rightly mentioned, and I appreciate you for taking that point up. See, अमेरिका का प्रॉब्लम हमेशा ये होता है कि भाई मैं तो यूरोप के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेड यू आर प्रेफरिंग चाइना. तो इसके किसी तरह से अगर आप देखेंगे रशिया यूक्रेन वॉर में ये नॉर्थ स्ट्रीम उड़ा के पूरा ठिकाने लगाया ईस्ट वेस्टर्न यूरोप, और अब तो अब उनको तवज्जो नहीं दे रहा है. सो यस, यू आर राइट इन अ वे. अगर यूरोप थोड़ा डाइवर्सिफाई करता है फ्रॉम चाइना टुवर्ड्स इंडिया, यूएस डजंट माइंड, बट यूरोप भी छोड़ने वाला थोड़ी है. वो भी रीअलाइनमेंट सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं कर रहा है. सो दिस इज अ फ्लूइड गेम. बेसिकली ये फ्लूइड गेम होता है. हाँ, आपको जहाँ स्वीट स्पॉट मिलता है यार, यू हैव टू प्ले द गेम इन द मिडिल. दैट्स द होल थिंग. यू हैव टू, देखो यार, आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट चाहिए, बाकी ये लोग लड़ते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर आप बीच में कहीं घुस जाते हो कहीं पे, व्हाट इज द गुड थिंग? एंड दैट इज द गेम दैट यू नीड टू प्ले. यू डोंट नीड टू ब्लडी कीप ऑन साउंडिंग योरसेल्फ ऑल अराउंड द वर्ल्ड. यू नीड टू फाइंड स्वीट स्पॉट्स एंड टेक एडवांटेज ऑफ देम क्वाइटली. चाइना ने यही तो करा इतने टाइम से. It took advantage of these situations and it grew pretty well. तो अगर आपके पास एक opportunity है, why shouldn't you? People will call it, oh ये तो यार slimy है. It's not slimy. This is how the game is played. आपके पास opportunity है, go hit it in the head with a hammer and take it forward. After that, whoever feels bad, we'll see later. On that note, guys, thank you so much for watching. Patrick bhai, thank you for the update, and I shall मेरा सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and of course share this with your friends and families, and also if you can contribute towards the channel. QR code, PayPal, super sticker, super chats. पतिक भाई से हम रात को मिलेंगे. मैं आपको थोड़ा सा हेड्स अप दे रहा हूँ, जहां पर हम बात करेंगे अमेरिका की एक स्ट्रैटेजी जो है ईरान के बारे में. ठीक है, एंड वील टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ कोर्स. बट एक पेपर हमारे हाथ में आया है जिसके अंदर इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन है कि भाई कैसे क्या करना चाहिए. And let me leave you with this, कि one of the titles of that paper, one of the points mentioned in that paper is leave it to Bibi Netanyahu. So that is a strategy which is being applied, or strategy हमारे हाथ में है. We will study it. We studied it and we will talk about it tonight. So it's going to be an interesting discussion. Join us. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.